नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। शुक्रवार से संसद का सत्र तो शीतकालीन चल रहा है, लेकिन एक विशेष चर्चा शुरू हुई और चर्चा शुरू हुई संविधान के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में। विशेष चर्चा 2 दिन की लोकसभा में, उसके बाद सोमवार से राज्यसभा में होनी है। लोकसभा में चर्चा जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसकी शुरुआत की प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जो वायनाड से पहली बार लोकसभा की सदस्य चुनकर आई। बड़ी उम्मीद थी सबको, नज़रें थी सबकी, कांग्रेस पार्टी की, विपक्षी दलों की, यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल की और आम लोगों की भी, कि सांसद के रूप में प्रियंका वाड्रा किस तरह से पेश आती हैं, किस तरह का प्रदर्शन करती हैं। तो प्रदर्शन कैसा रहा उस पर बाद में बात करते हैं। पहले जरा सा ये जो हाइप क्रिएट की गई इसके बारे में बात करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि उनके लोकसभा चुनाव लड़ने या पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनने से इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत 1984 से हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी में एक वर्ग था जिसका मानना था कि कांग्रेस की असली राजनीतिक वारिस जो है वो प्रियंका वाड्रा ही हो सकती है, प्रियंका गांधी ही हो सकती हैं। उस समय तक शादी नहीं हुई थी, तो ये मानकर कि उनमें एक झलक इंदिरा गांधी की है। अब वो झलक देखने के लिए कांग्रेसी जो है 40 साल से इंतज़ार कर रहे थे। तो अंदाज़ा लगा लीजिए उनकी उम्मीद का स्तर क्या रहा होगा। तो मैं जब कह रहा हूँ 1984 से, याद कीजिए 1984 में गांधी अमेठी से लोकसभा सदस्य चुने गए थे। वैसे तो 1982 में ही अमेठी से चुने गए थे, जब संजय गांधी की मृत्यु के बाद बाई इलेक्शन हुआ अमेठी का, तभी पहली बार सांसद चुने गए थे 1982 में अमेठी से। 84 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ से चुने गए। तो प्रधानमंत्री के रूप में और अमेठी के सांसद के रूप में जब जाते थे तो पूरा परिवार जाता था। प्रियंका कुछ ज़्यादा सक्रिय रहती थी और राजीव गांधी के चुनाव क्षेत्र का काम देखने का जिम्मा था कैप्टन सतीश शर्मा पर, जो राजीव गांधी के पुराने मित्र थे। और उनके नीचे उनके सहायक थे बाबा मिश्रा। जो लोग अमेठी, रायबरेली और आसपास की राजनीति को जानते हैं उनको बाबा मिश्रा का नाम याद होगा। और एक नाम और याद होगा, जगदीश पीयूष, जो बाबा मिश्रा के सहायक कह सकते हैं आप, कांग्रेस पार्टी में थे। उनका अमेठी के गौरीगंज में एक पेट्रोल पंप था और गौरीगंज में ही वहीं रहते थे। उसी पेट्रोल पंप के ऊपर जो है, अपने गांव में ज़्यादातर नहीं रहते थे, वहीं कमरे बने हुए थे, वहाँ रहते थे। इसलिए याद है कि दिल्ली से जितने पत्रकार जाते थे हम लोग, तो गौरीगंज के उनके पेट्रोल पंप के ऊपर बने जो 1 या 2 कमरे बने थे, उन्हीं में नीचे दरी और ऊपर गद्दा डाला जाता था, उसी में रात में जो है रुकते थे। कोई होटल वगैरह नहीं था, रेस्टोरेंट होने का तो कोई सवाल नहीं था। तो लेकिन बात अमेठी की प्रियंका की हो रही है, उसमें जगदीश पीयूष कहाँ से आ गए। जगदीश पीयूष पूरे अमेठी और ख़ास तौर से गौरीगंज में, उन दिनों अगर आप गौरीगंज गए हों तो आपको एक भी दीवार गौरीगंज की नहीं मिलती ऐसी जिस पर एक नारा न लिखा हो। और वो नारा बनाया था जगदीश पीयूष का ही। वो नारा था, अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका। प्रियंका छोटी थी, राहुल गांधी बड़े थे, लेकिन राहुल गांधी को लेकर कोई नारा अमेठी में या रायबरेली में कभी नहीं इस तरह से लिखा गया, वॉल राइटिंग नहीं हुई। लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर हुई। तो प्रियंका को आगे बढ़ाने की कोशिश, और पार्टी में कई वरिष्ठ नेता ऐसे थे जिनका मानना था, राहुल गांधी जब 2004 में आए हैं उससे पहले तक, कि प्रियंका ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा उनका जो स्वभाव है, जो काम करने का तरीका है, लोगों से मिलने जुलने का तरीका है, उसको देखते हुए प्रियंका को नेतृत्व सौंपना या नेता बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये बातें तो बड़े लंबे समय से चल रही हैं, आप सब लोगों को मालूम होगा। उनकी छवि बनाने की कोशिश हुई, राजनीतिक छवि गढ़ने की कोशिश हुई। 3 घटनाओं ने उसमें बड़ी भूमिका अदा की। पहली घटना है 1991 की। राजीव गांधी की श्री पेरुम्बदूर में हत्या हो गई तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान, और उसके बाद उनकी अस्थियां प्रयागराज में प्रवाहित करने के लिए लाई जा रही थी। दिल्ली से विशेष ट्रेन चली जिसमें सोनिया गांधी और परिवार के लोग थे और परिवार के जो नज़दीकी लोग हैं और कुछ और लोग थे।
सुरक्षा की दृष्टि से जिनको होना चाहिए था वो सब लोग थे। रात में 11:30-12 बजे करीब ये ट्रेन रायबरेली पहुंची। बहुत बड़ी मात्रा में लोग रिसीव करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने किसी को प्लेटफॉर्म पर नहीं आने दिया। प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सन्नाटा था और पुलिस ही पुलिस थी। अंदर से देखा होगा इन लोगों ने, अब क्या बात हुई ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी उतरी ट्रेन से और सामने जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, एसएसपी थे वहाँ के या डीआईजी थे, उनसे कहा कि लोगों को आने क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा सुरक्षा कारणों से जो है हमने सबको प्लेटफॉर्म से बाहर रखा है। प्रियंका गांधी बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि किसके लिए है ये सुरक्षा, जिसको बचाना था उसको तो बचा नहीं पाए, अब कौन सी सुरक्षा, किसके लिए ये सब नाटक हो रहा है। और ये बात दूसरे दिन की उत्तर प्रदेश के अखबारों में पहले पन्ने पर प्रमुखता से और दिल्ली के भी बहुत से अखबारों में पहले पन्ने पर छपी। प्रियंका गांधी का पहला, एक तरह से कहें अगर आप राजनीतिक बयान कहना चाहें तो वही था, जिसकी चर्चा देश भर में हुई। और उस समय वातावरण भी ऐसा था, राजीव गांधी की हत्या से एक सहानुभूति थी, परिवार के प्रति तो थी, कांग्रेस के लोगों के प्रति भी कुछ लोगों के मन में थी। तो पहली घटना तो ये हुई। दूसरी घटना जो है नेचर में ज़्यादा पॉलिटिकल है। अरुण नेहरू का नाम आपको याद होगा, राजीव गांधी के सखा थे और नेहरू गांधी परिवार के ही सदस्य थे, उनके सरनेम से ही जाहिर है। इंदिरा गांधी 1980 में जब दोबारा चुनाव 77 हार गई थी रायबरेली से, 80 में फिर से लड़ी। 80 में रायबरेली और आंध्र प्रदेश के मेढक जो अब तेलंगाना में आता है वहाँ से भी चुनाव लड़ी। दोनों सीटें जीत गई तो उन्होंने रायबरेली से इस्तीफा दे दिया, मेढक की सीट बनाए रखी। तो बाई इलेक्शन जो हुआ, उस बाई इलेक्शन में रायबरेली से अरुण नेहरू को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और वो पहली बार सांसद बने, लोकसभा के सदस्य बने। अरुण नेहरू उसके बाद जब सरकार बनी 1984 में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ मंत्री बने और आंतरिक सुरक्षा के राज्य मंत्री बने। फिर दोनों में खटपट हो गई, यहाँ तक कि संबंध एक तरह से समाप्त जैसे हो गए। और राजीव गांधी से ज़्यादा नाराज़गी अरुण नेहरू के प्रति सोनिया गांधी की थी। कहते हैं सोनिया गांधी उनको देखना तो दूर, उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती थी। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो इन सब मामलों में बहुत सी चलती रहती है। कहा यह जा रहा था कि आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री के नाते वो राजीव गांधी की जासूसी करा रहे थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है किसी को मालूम नहीं, और उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। ये सब चर्चाएं उन दिनों खूब चलती थीं और अखबारों में इस बारे में खबरें भी छपती थीं। तो अरुण नेहरू उसके बाद जब बोफोर्स का मामला आया तो आरिफ मोहम्मद खां और अरुण नेहरू सहित कई लोग जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1989 का चुनाव उन्होंने जनता दल के टिकट पर लड़ा, बिल्हौर से। रायबरेली से नहीं लड़ा, बिल्हौर से लड़ा। बिल्हौर से चुनाव लड़ा और जीत गए, संसद में पहुंचे, फिर मंत्री बने वीपी सिंह की सरकार में। उसके बाद जनता दल 11 महीने में टूट गया, सरकार गिर गई। फिर अरुण नेहरू थोड़ा चुनावों का अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करने का काम करने लगे, जिसमें कभी सफल हुए नहीं। लेकिन 1999 में 1999 में लोकसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और ये भाजपा की एक अजीब सी ग्रंथि रही है कि वो हमेशा से तलाश में रहती थी कि नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य उसकी पार्टी में आ जाए। वो उसको ट्रॉफी की तरह मानते थे। तो अरुण नेहरू पार्टी में आ गए तो उनको तुरंत रायबरेली से टिकट दे दिया गया। और उसी 99 के चुनाव में पहली बार सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, और प्रियंका वाड्रा उनका चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही थी। अरुण नेहरू की सभा हुई रायबरेली में, प्रियंका गांधी को पता चला, वो रायबरेली आई और आनन फानन में एक छोटी सी सभा आयोजित की गई और उसमें मीडिया का हुजूम पहुंचा। और जो 2, 2.5 या 3 मिनट का भाषण होगा प्रियंका गांधी का, वो आज की भाषा में कहें, सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो वायरल हो गया। जगह जगह देश भर में चर्चा हुई, उत्तर प्रदेश में तो हुई ही। उन्होंने कहा कि इस आदमी ने नाम लिए बिना अरुण नेहरू का
कहा कि इस आदमी ने मेरे पिता की पीठ में छुरा भोंका है, राजीव जी की पीठ में छुरा भोंका है, क्या आप ऐसे गद्दार को वोट देंगे? अब ये कहते हैं कि उस एक भाषण से, 1.5-2 मिनट के भाषण से या 3 मिनट का रहा होगा, उससे पूरा चुनाव पलट गया। अरुण नेहरू चुनाव हार गए और उस घटना ने प्रियंका गांधी की एक राजनीतिक छवि बना दी कि अगर वो राजनीति में आएंगी तो बड़ी प्रभावशाली होंगी। उनका जो बोलने का लहजा है, अंदाज है, जिस प्रभावी ढंग से अपनी बात कही, जिस तरह से लोगों को कन्विंस किया, तो वो ज़्यादा योग्य है गांधी नेहरू परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने के बजाय कि राहुल गांधी के। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तीसरी घटना भी बताता हूँ, छोटी सी है, वो एक तरह से जो है हल्के अंदाज में कही गई थी। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा था, फैज़ाबाद या उसके आसपास कहीं पर। उस समय अयोध्या नाम नहीं हुआ था, फैज़ाबाद ही नाम था। बहुत से लोगों को एतराज़ हो जाता है इस बात पर, फैज़ाबाद कहने पर। राजनाथ सिंह ने एक बयान में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं बोला, कहा कि कांग्रेस बूढ़ी हो गई है। प्रियंका गांधी पहुंच गई फैज़ाबाद और उन्होंने एक सभा की और कहा कि क्या मैं आपको बूढ़ी देखती हूं? उनके उस बयान का और उनकी उस बात का भी बड़ा असर हुआ। तो उन्होंने कांग्रेस से अपने को जोड़ लिया और लोगों ने इस जुड़ाव को एक तरह से स्वीकार कर लिया। उसका बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। अब कितना हुआ इसका आकलन तो कभी हो नहीं सकता है। तो ये 3 घटनाएं ऐसी हुई जिसने प्रियंका गांधी की एक राजनीतिक छवि गढ़ दी। और चौथी जो बात हुई, जो लगातार कही जाती रही कांग्रेस के सूत्रों से, नज़दीकी सूत्रों से, और जिस तरह की घटनाएं हो रही थी उससे, जिस तरह राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश होती रही उससे भी, कि सोनिया गांधी नहीं चाहती कि प्रियंका गांधी राजनीति में आए। तो 2 कारण बताते थे लोग। एक, अगर वो राजनीति में आएंगी तो राहुल गांधी पर भारी पड़ जाएंगी, प्रतियोगिता भाई बहन में होने लगेगी और प्रियंका गांधी राहुल गांधी पर भारी पड़ेंगी। दूसरा, कहा जाता था कि जिस तरह का समाज भारत का है, कमोबेश इस मामले में इटली का भी समाज है जहां बेटे को प्राथमिकता दी जाती है। तो सोनिया गांधी के मन में है कि उनका बेटा ही उनके परिवार की, यानी नेहरू गांधी परिवार की राजनीति का वारिस बने। इसलिए प्रियंका गांधी को राजनीति में नहीं आने, लंबे समय तक आने भी नहीं दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तक उनकी कोई औपचारिक भूमिका कांग्रेस पार्टी में नहीं थी, सिवाय इसके कि जहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़े और जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े, वहां वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करें। और उसी दौरान वो भाषण देती थी, उसी दौरान बोलती थी, उसके बाद राजनीति से उनका कोई नाता नहीं रहता था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उनको और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आधा आधा, और बल्कि आधे से ज़्यादा प्रियंका गांधी को और आधे से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया को इधर पश्चिम और बुंदेलखंड और ये सब इलाके दिए गए। मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल और उस तरफ का सारा हिस्सा प्रियंका गांधी के जिम्मे आया। और 19 में चुनाव का नतीजा क्या आया आपको मालूम है। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव राहुल गांधी हार गए। कांग्रेस पार्टी को 2019 के चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली। तो इसे माना गया कि भाई अभी तो जल्दबाजी है, कम समय मिला उनको, ज़्यादा समय नहीं मिला। फिर 19 से 22 3 साल का समय मिला प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरा जिम्मा पार्टी का, चुनाव के कैंपेन का, पार्टी संगठन का, सब कुछ प्रियंका गांधी वाड्रा के जिम्मे आ गया और कांग्रेस को 403 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें मिली। उसी चुनाव में उन्होंने नारा लगाया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो नारा आज तक उनका पीछा करता है। तो प्रियंका वाड्रा की राजनीतिक वो जो बंद मुट्ठी थी, वो पहले 2019 में थोड़ी खुली और 2022 में पूरी तरह से खुल गई। तो कांग्रेसी जिस मुट्ठी को लाख की समझते थे, वो जब खुली तो खाक की निकली। तो ये तो राजनीतिक सफ़र रहा प्रियंका वाड्रा का, लेकिन असली सफ़र शुरू हुआ जब वायनाड से वो बाई इलेक्शन जीतकर लोकसभा में पहुंची। पहला भाषण होना था,
और संविधान पर बोलना था, जो आजकल कांग्रेस का बड़ा प्रिय विषय है। राहुल गांधी सर पे संविधान की किताब लेकर घूमते हैं और सारे कांग्रेसी लेकर घूमते हैं। प्रियंका वाड्रा ने भी अपनी जो शपथ ली लोकसभा की, हाथ में जो है संविधान की प्रति लेकर किए। तो उम्मीद थी कि भाई बड़ी तैयारी होगी, उनके पास संसाधन की कमी नहीं है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रिसर्च करके उनको बता सकें, समझा सकें और तैयारी करा सकें। लेकिन उनका जो भाषण है उसको सुनकर उनके जो विरोधी हैं वो आलोचना करें, वो उनको निराशा हो, वो समझ में आता है। मुझे लगता है किसी भी कांग्रेसी के मन में कोई उत्साह, कोई उम्मीद नहीं जगी होगी। अब बहुत से लोगों ने कहा कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वो पहली बार की सांसद है, पहली बार बोल रही थी, इस दृष्टि से देखिए। तो मैं कहता हूँ दो भाषण, दो नेताओं को याद कीजिए, दो पहली बार के सांसदों के भाषण याद कीजिए। थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 5.5 साल पीछे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों का जिक्र कर रहा हूँ, पहली बार के सांसद। एक थे जामयांग सेरिंग नामग्याल, लद्दाख, जो देश की सबसे बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है इलाके की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। उससे सांसद बनकर आए थे। उनका भाषण, चूँकि सोशल मीडिया आ चुका था, उनका भाषण वायरल हुआ। मुझे लगता है किसी सांसद का भाषण इतना ज़्यादा सुना गया हो, और किसी सांसद का कह रहा हूँ तो पहली बार के सांसद की बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री की और दूसरे वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। उस भाषण की चर्चा पूरे देश में घर घर में हुई। दूसरा भाषण हुआ उड़ीसा के बालासोर से लोकसभा में पहुंचे प्रताप चंद्र सारंगी की। उनको हालांकि राज्य मंत्री भी बनाया गया बाद में। इन दोनों भाषणों का असर जिसने भी सुना उस पर स्थायी रूप से पड़ा। इन दोनों ने न केवल नई बातें कही, बल्कि उनको पेश करने का अंदाज भी नया था और लोगों को ये बात पसंद आ गई। तो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नतीजों के अलावा जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, मेरी नज़र में ये 2 भाषण थे। तो ये कहना कि पहली बार संसद में आई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, राजनीति में पहली बार नहीं आई थी, संसद में भले पहली बार आई। उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी और वो उनका जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था, जिसे कांग्रेस के लोग कांग्रेस का प्रथम परिवार मानते हैं। तो उन्होंने देखा, अपनी माँ को देखा है, अपने पिता को देखा है, अपनी दादी को देखा है, इतने लोगों को तो देखा है। बाकी के बारे में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो पता नहीं। और पिता के साथ लगातार चूँकि अमेठी जाती रहती थी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चुनाव प्रबंधन का काम संभालती थी, तो बड़ी सभाएं नहीं, छोटी छोटी सभाएं जरूर करती थी। ऐसा नहीं कि राजनीति में वो नई थी, पहली बार जो है राजनीति में आई और जो है राजनीतिक भाषण देना था। इतना समय था और प्रिय विषय था कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी की ओर से पहली वक्ता थी, तो जाहिर है कि उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उन्होंने जो बोला, और चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके भाषण उठा के देख लीजिए, एक भी नई बात नहीं बोली। चलिए, कोई नई बात बोले हर कोई ज़रूरी नहीं होता, वैसे नई बातें होती भी नहीं है ज़्यादा। होता क्या है, बोलने का अंदाज नया होता है, बातों को रखने का तरीका अलग होता है। वो भी दिखाई नहीं दिया। वो भी वही घिसा पिटा जो सड़क पर भाषण था, वही संसद में भाषण था। तो जगदीश पीयूष जहाँ भी होंगे, उनको शायद अफसोस हो रहा होगा कि उनकी बिटिया प्रियंका का डंका संसद में तो नहीं बजा, वायनाड में बज गया। अमेठी से चुनाव लड़ी नहीं, तो उसके बारे में कुछ कहना बेकार है। लेकिन संसद में जैसी उम्मीद कांग्रेसियों को थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा का डंका बजेगा, वो बजा नहीं। और ये भी साबित हुआ कि उनमें वो डंका बजाने की क्षमता भी नहीं है। तो जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया, उससे अगर कांग्रेस को ये उम्मीद रही हो कि उसके पास 2 बड़े स्पीकर हो जाएंगे, बोलने वाले हो जाएंगे लोकसभा में, राहुल गांधी को भी बड़ा स्पीकर मानते हैं, हालांकि उनका भाषण भी प्रभाव की दृष्टि से पूरी तरह से जो है प्रभावहीन ही होता है,
लेकिन कांग्रेस के लोगों को और समर्थकों को और ख़ास तौर से भाजपा विरोधियों को बहुत पसंद आता है। ख़ास तौर से जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने भाषण दिया, पूरा इकोसिस्टम गदगदायमान था कि क्या भाषण दे दिया, और मोदी को तो गिरा दिया। अब कहाँ गिरे हुए हैं राहुल गांधी और मोदी विरोधी, ये खोजना भी मुश्किल हो रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।